हाय नमस्कार। स्वागत है आपका इस स्टेट मैथमेटिक्स क्लास के अगले वीडियो में, जिसमें हम लोगों ने पहले वीडियो में ये देखा था कि प्रीवियस ईयर पेपर जो 2023 में पूछे गए थे पेपर 1 मैथमेटिक्स के लिए वो किस तरीके का था, और हम लोगों ने लगभग 30 सवाल सोल्व भी किए थे। और उसमें हमने समझा था कि कैसे कम समय में हमें सही सही सवाल को सोल्व करना है। इसकी स्ट्रेटजी हम लोगों ने काफ़ी हद तक समझी थी। तो अब उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अब शुरू करते हैं नेक्स्ट 30 क्वेश्चन। तो चलिए अब सीधे कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं अगले 30 क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं क्या है। 31 कह रहा है कि यदि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का जो मान है 0 के बराबर है, तो अगर इसके रूट्स व्युत्क्रम हैं। व्युत्क्रम का मतलब होता है दोनों रूट्स एक दूसरे के क्या हों, रेसिप्रोकल हों। ठीक है, रेसिप्रोकल का मतलब है कि अगर एक रूट 5 आ रहा है तो दूसरा रूट क्या होगा, 1/5 होगा। तो ये कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अगर 0 है, ठीक है, तो इनमें से कौन सा इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा अगर दोनों रूट्स क्या हैं, रेसिप्रोकल में हैं। तो दोनों रूट्स रेसिप्रोकल में रहने का मतलब क्या है, अगर मान लेते हैं लेट द रूट्स आर अल्फ़ा एंड बीटा, अगर मानते हैं कि दोनों रूट्स क्या हैं, अल्फ़ा और बीटा हैं, तब क्या होगा, अल्फ़ा बराबर होगा 1/बीटा। ठीक है, या क्या बोल सकते हैं, बीटा बराबर क्या होगा, 1/अल्फ़ा। मतलब एक रूट्स क्या है दूसरे का क्या है, रेसिप्रोकल है। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1। तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 1 का मतलब क्या है कि अगर अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 1 आ गया, मतलब क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मेरा किसके बराबर आ गया, प्रोडक्ट आ गया किसके बराबर, 1। और हमको पता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फ़ा इंटू बीटा डायरेक्टली क्या होता है, c/a होता है। और मुझे मिल गया अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 1, तो क्या हो जाएगा 1 = c/a। तो इस हिसाब से यहाँ पर क्या आ जाएगा, c = a। तो मेरा करेक्ट आंसर क्या होगा, c = a। यहाँ पर कोई वैल्यू न दे करके यहाँ पर डायरेक्टली क्या पूछा गया है कि a और c या a और b जो इसके कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, x का कोफिशिएंट b है और c क्या है, कांस्टेंट है। तो इन तीनों के बीच में रिलेशन पूछा गया है कि दिए हुए ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगला सवाल है, किस स्टॉक में धन लगाना ज़्यादा लाभप्रद है। दो तरह का स्टॉक है, ये क्या करता है 143 रुपये के भाव में 10% स्टॉक लगाएं, या 93 रुपये के भाव से 7% स्टॉक लगाएं। मतलब दो रेट का स्टॉक है। अब पूछ रहा है कि 10% स्टॉक इसमें लगा दें, 7% स्टॉक इसमें लगा दें, तो किस में ज़्यादा प्रॉफिट होगा, सवाल ये पूछ रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले माना कि टोटल पैसा हम लोग कितना स्टॉक में लगा रहे हैं। तो मान लेते हैं कि जो है टोटल वैल्यू हम लगा रहे हैं स्टॉक में, वो कितना लगा रहे हैं, 143 × 93। ऐसा क्यों, क्योंकि मुझे ए और बी दोनों का कंपैरिजन करना है, और इसके लिए हमें कोई ऐसा वैल्यू लेना होगा जो दोनों को पूरा पूरा काट दें, मतलब दोनों का एलसीएम। तो अब देखेंगे ए के रेट में लगाने पर कितना प्रॉफिट होगा। तो अगर मान लो ए लगाया है 143 के भाव से, तो प्रॉफिट ऑफ ए क्या होगा, उसे होगा 10% प्रॉफिट 143 के भाव से। टोटल स्टॉक कितने का है, 143 × 93। तो इसे टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, 930 रुपया। ठीक है, अब देखेंगे प्रॉफिट ऑफ बी, मतलब बी को कितना प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो बी को कितना प्रॉफिट होगा, 7% प्रॉफिट होगा 93 रुपये के भाव से।
ये कितना हो जाएगा 143 इंटू 93, तो ये कितना आ जाएगा 7 इंटू 143, 7 या 21 64 98 और 2 100, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1001 रुपया। तो टोटल प्रॉफिट सबसे ज़्यादा किस में हुआ? बी वाले स्टॉक में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट सवाल पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है, कहता है कि एक व्यक्ति 1250 रुपये का 10 रुपये वाले मूल्य के शेयर लगाता है। जब शेयर का बाजार भाव 9.5 रुपया हो जाता है तो वह उसे बेच देता है, तो उसे होने वाली हानि कितनी है? बहुत ही आसान सवाल है। मतलब टोटल पैसा 1250 रुपये का वो 10 रुपये वाले मूल्य के शेयर में लगाता है। अगर एक शेयर का कीमत होगा 10 रुपया, ठीक है, तो टोटल कितना शेयर वो खरीदेगा 1250 रुपये में? तो टोटल शेयर वो खरीदेगा 1250 बटे 10, मतलब 125 शेयर टोटल उसने खरीदा 1250 रुपया लगा करके। लेकिन अब जो है शेयर का बाजार भाव कितना हो गया? 950 रुपया। अब जब उसने बेचा तो बाजार भाव कितना हो गया? 950 रुपया। तो बेचने पर उसे कितना कीमत मिला? बेचने पर मिला कीमत कितना हो जाएगा? एक शेयर का दाम है 9.5 रुपया, उसके पास टोटल कितने शेयर हैं? 125 शेयर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 19/2 गुने 125। तो ये मेरा आ जाएगा, ये गुना कर लेंगे 125 में 19 से, 9 × 5 = 45, 4 9 दूना 18, 4 22, 2 9 2 11, और ये क्या हो जाएगा 125। कितना आ गया? 5 2 7 2 और 1 3 1 1 2 23/75 बटे 2। तो ये कितना आ जाएगा? 11 दूना 22, 8 दूना 16, 7 दूना 14, 1187 रुपया और 50 पैसा, ठीक है। 1187 रुपया 50 पैसा अब उसको शेयर बेचने पर मिलेगा। तो उसे टोटल लॉस कितना हुआ? तो टोटल लॉस हुआ, लगाया था टोटल 1250 रुपया, अब उसे मिला 1187.5 रुपया। तो 12.5 रुपया इधर, 50 रुपया इधर, मतलब 62.5 रुपये का उसे टोटल लॉस हुआ, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अब हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल है, ए तथा बी ने मिलकर एक व्यापार प्रारंभ किया, ठीक है। और ए जो है 36,000 रुपया 8 महीने के लिए लगाया, जबकि बी जो है कुछ पैसा 6 महीने के लिए लगाया। लेकिन बी को जो लाभ मिला वो कितना मिला? 15/31। तो हमें बताना है बी ने टोटल कितना धन लगाया। तो बहुत ही आसान सवाल है। अगर ए ने 36,000 रुपया 8 महीने के लिए लगाया और बी ने कुछ रुपया 6 महीने के लिए लगाया, तो ये जो दोनों के टाइम का अंतर है उसको सबसे पहले हम क्या करेंगे? बराबर करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे? हम मान लेंगे कि ए ने जो 36,000 रुपया 8 महीने के लिए लगाया, तो टोटल जो इसका लगाया गया पैसा है, टोटल ए का जो शेयर है वो कितना है? 36,000 गुने 8, ठीक है। और बी का जो शेयर है वो कितना है? बी का मान लेते हैं x रुपया लगाया वो 6 महीना के लिए, तो टोटल कितना हो जाएगा? 36,000 गुने x गुने x। तो टोटल कैपिटल, जो टोटल पूंजी लगा वो कितना लगा? टोटल पूंजी लगा 36,000 गुने 8 जोड़ 6 गुने x, मतलब 6x, ठीक है। तो टोटल इतना पूंजी लगा। अब जब इतना पूंजी लगा दोनों का, इसमें से मुझे दिया हुआ है कि बी को जो लाभ मिला 15/31 का लाभ मिला। तो 15/31 का लाभ अगर बी को मिला तो बी का शेयर कितना था? बी का शेयर था 6x। टोटल शेयर कितना था? 36,000 गुने 8 जोड़ 6x। ये किसके बराबर हो जाएगा? 15/31 के, ठीक है। अब हम लोग को सिर्फ इसको सोल्व करना है। तो ये कितना हो जाएगा? 186x बराबर 36,000
गुने 8 गुने 15 अजोड़ 90x, ठीक है। तो ये मेरा हो जाएगा, इसको मैं साइड में कर लेता हूँ, ये जो मेरा हो जाएगा 186x माइनस 90x बराबर 15 गुने 8 120 गुने 36,000, ठीक है। तो ये अब आ जाएगा 96x, 96x का मान किसके बराबर आ जाएगा, 120 गुने 36,000, ठीक है। तो x का मान क्या आ जाएगा, 120 गुने 36,000 बटे 96। अब ये 10 12 से 8 96, ये 5 और ये 4, ये 9,000। तो टोटल मान कितना आ गया, 45,000 रुपये। मतलब बी ने जो धन लगाया था वो टोटल कितना लगाया था, 45,000 रुपये। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। अब आगे चलते हैं 35 नंबर सवाल पे, ठीक है। 35 नंबर सवाल क्या कहता है, किसी खिलौने के अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा देने से एक दुकानदार को 20% का लाभ होता है, ठीक है। कोई खिलौना है, उस पर कोई मूल्य अंकित किया हुआ है, मतलब क्या है इसका मतलब है मार्क्ड प्राइस, ठीक है। मार्क्ड प्राइस अगर मान लो 100 रुपया है, ठीक है, तो उस पर क्या कर रहा है दुकानदार, 10% का बट्टा लगा रहा है। मतलब वो सेलिंग प्राइस कितना रख रहा है, 10% ऑफ करके, मतलब 90% पर। तो एक्चुअली में वो सेलिंग प्राइस कितना रख रहा है, 90 रुपया, ठीक है। अब जब वो 90 रुपया में बेच रहा है तो उसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 20% का। तो 90 रुपया में बेचने के बाद अगर उसको प्रॉफिट हो रहा है 20% का, इसका मतलब अगर उसका प्राइस 100 रुपया था, अगर उस पर 20% का प्रॉफिट मिला तब उसने उसे बेचा कितने में, 90 में। तो एक्चुअल में उसका कॉस्ट क्या था, वो क्या निकल जाएगा, 90 × 100/120, 30 से कट जाएगा 3 बार में और ये 4 बार में। मतलब एक्चुअल में जो उसका कॉस्ट था कितना रुपया था, 75 रुपया। वो जो सामान का कॉस्ट था, कीमत था, जो दुकानदार ने खुद अपने लिए ख़रीदा था, वो कितने में ख़रीदा था, 75 रुपया। और उस पर अंकित कितना रुपया कर दिया था, 100 रुपया, ठीक है। और अब कह रहा है कि अगर उस पर 20% का बट्टा दे, ठीक है, अगर उस पर 20% का बट्टा दे तो उसका लाभ कितना होगा। तो मार्क प्राइस है 100 रुपया, बट्टा जो देगा वो कॉस्ट प्राइस पे नहीं देगा, ठीक है। कॉस्ट प्राइस पे कभी भी बट्टा नहीं दिया जाता, मतलब डिस्काउंट नहीं दिया जाता। डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, मार्क प्राइस पे। तो मार्क प्राइस 100 रुपया है, अगर 20 रुपया डिस्काउंट देगा तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 100 × 80/100, मतलब वो बेचेगा कितना में, 80 रुपया में। एक्चुअल वो कितना में ख़रीदा था, 75 रुपया में। तो प्रॉफिट कितना हुआ उसे, 5 रुपये का। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुआ, 5/75 में प्रॉफिट निकाल रहे हैं, 5/75 × 100, 5 से काट देंगे, 20/3, मतलब क्या आ गया, 6.2/3%, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो कुछ सवाल आपने देखा होगा, जैसे पिछले वीडियो में आपने जो 30 सवाल देखे होंगे वो बहुत इजी थे, मतलब देखते जाओ बनाते जाओ। लेकिन बीच में कुछ सवाल ऐसा दे दिया गया कि थोड़ा सा इसमें समय लग रहा है। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि हमें जो है एग्ज़ाम में इस तरीके से बनाना है कि जो आसान सवाल है उसको जल्दी जल्दी सही तरीके से बना करके आगे बढ़ जाना है। नहीं तो अगर आप वहाँ पर ज़्यादा समय लगा देंगे तो इन सारे सवालों में आप समय नहीं दे पाएंगे। तो हमें टाइम का मैनेजमेंट उसी हिसाब से करना है कि जो ज़्यादा आसान सवाल है उसको कम समय में सॉल्व कर दें, और जो ज़्यादा मुश्किल सवाल है उसके लिए हम ज़्यादा समय दें, ठीक है। तो इसी तरीके से अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 अब पूछ रहा है कि 400 रुपया अंकित मूल्य के एक खिलौना गाड़ी को 8% के 2 क्रमिक बट्टे पर बेचा गया। तो यदि दुकानदार 16% का अकेला बट्टा घोषणा करे तो उससे उसको कितना लॉस होगा, ठीक है।
अगर 8% का वो 2 डिस्काउंट देगा, इसका मतलब क्या, पहला डिस्काउंट 8%, दूसरा डिस्काउंट भी उस पर 8%, तो पहले तो 8% दे दिया, अब जब दूसरा वाला 8% देगा उसमें से 8 का 8% तो कम हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको इसको समझने में कन्फ्यूजन है तो सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब होता है सबसे पहले मैंने किसी सामान पर 8% का डिस्काउंट दे दिया, ठीक है, अगला जो 8% का डिस्काउंट देंगे वो 8% का डिस्काउंट देंगे, लेकिन पहले जो 8% डिस्काउंट दे चुके उसको छोड़ करके बाकी अमाउंट पर देंगे। इसका मतलब क्या है, 8% डिस्काउंट दिया प्लस आगे कितना दिया, 8% दिया, लेकिन उसमें 8% का 8% कम दिया। ठीक है, तो टोटल डिस्काउंट मैंने कितना दिया, 8% माइनस 0.64, मतलब 16 माइनस 0.64, यानी कि 15.36% का डिस्काउंट दिया। अब कह रहा है कि अगर दुकानदार अकेले 16% दे दे, अभी हम 8% का 2 बार दे रहे हैं तो टोटल डिस्काउंट कितना दे रहे हैं, 15.36। अब अगर एक ही बार में डिस्काउंट दे दें हम 16% का, ठीक है, तो हम कितना ज़्यादा डिस्काउंट दे रहे हैं, तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट जो मैंने दिया वो कितना दिया, एक्स्ट्रा डिस्काउंट कितना दिया, 16 से घटा देंगे, 16 माइनस 15.36, मतलब 0.64% का मैंने उसे एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया। मतलब कि 0.6% मुझे लॉस हुआ। अगर 8% का डिस्काउंट देते और एक बार एक ही 16% का डिस्काउंट देते तो अब ये जो 0.64 है वो 400 का कितने के बराबर है, अब ये निकाल देंगे, बहुत ही सिंपल। तो ये आ जाएगा 2.56, मतलब उसे टोटल कितने का हानि हो रहा है, 2.56 रुपया। यानी कि अगर वो 8 का 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देगा तो उसे 2.56 रुपया ज़्यादा बचेगा, लेकिन अगर एक ही डिस्काउंट 16% का दे देगा तो उसे ज़्यादा नहीं बचेगा। ठीक है, तो इस तरीके के कुछ सवाल मिलेंगे। सक्सेसिव डिस्काउंट में हम लोग ऐसे ही बनाते हैं। अब अगर इसको आप ऐसे भी बना सकते थे, एक बार निकालते 400 का 8% कितना बचा, फिर उस पर 8% देते, फिर एक बार निकालते 400 का 16% कितना दे होगा, फिर उसमें देखते कितना कम अंतर पड़ रहा है, फिर उसका आंसर आता है। लेकिन यहाँ पर मैंने क्या किया, डायरेक्टली टोटल डिस्काउंट, सक्सेसिव डिस्काउंट और ये टोटल डिस्काउंट में डिफरेंस निकाल करके उसका वैल्यू निकाल लिया। तो कुछ सवाल आपको ऐसे भी सॉल्व करने होंगे अगर समय बचाना है तो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि किसी वस्तु का मूल्य 30% बढ़ाकर उस पर 10% तथा 10% दो क्रमिक बट्टा दिया जाता है। मतलब कि किसी वस्तु का मूल्य कुछ रुपया है, उस पर सबसे पहले क्या किए कि 30% उसका दाम बढ़ा दिया। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। फिर क्या किए कि उस पर एक 10% का डिस्काउंट दिए, फिर 10% का डिस्काउंट देने के बाद फिर एक और 10% डिस्काउंट दिए, तो कितना लाभ होगा ये पूछा जा रहा है। तो ये भी बहुत आसान है, देखिए कैसे। अगर मानते हैं लेट प्राइस इज कितना, 100 रुपीज़। अगर किसी भी सामान का कीमत क्या है, 100 रुपया, तो उसका 30% मूल्य बढ़ा दिया, मतलब मार्क प्राइस कितना हो गया, 100 का 130%। अगर 30% बढ़ा देगा तो 130% हो जाएगा, मतलब अब उसकी कीमत क्या हो गई, 130 रुपया। ठीक है, अब 130 रुपया पर उसने क्या किया, 10% का 2 क्रमिक बट्टा दिया, मतलब एक के बाद एक सक्सेसिव डिस्काउंट। तो एक के बाद एक, जैसा कि पहले बताया था, पहले दिया 10%, फिर दिया 10%, लेकिन 10% जो दिया पहले वाले के 10% को छोड़ कर दिया, तो उसको क्या करेंगे, 10 का 10% घटा देंगे। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 10 जोड़ 10 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 19%। यानी कि टोटल डिस्काउंट अब इस पर कितना दिया, वो 19% का। तो यानी कि 19% का अगर कोई डिस्काउंट देगा तो एक्चुअली में वो सामान कितने में बेचेगा, 81% पर। ठीक है, तो 81% पर इसका कीमत कितना हो जाएगा, निकाल लेंगे,
81 में 13 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करने में ज़्यादा समय नहीं देना है। कितना आ जाएगा, 105.3 रुपया। ठीक है, यानी कि 105.3 रुपया में उसको बेच दिया। अब देखिए एक्चुअल में उसकी कीमत 100 रुपया थी। उसके बाद उसने क्या किया, उसका जो अंकित मूल्य था उसको बढ़ा के 130 कर दिया, फिर उस पर 10% का डिस्काउंट दे दिया। लेकिन फिर भी उसे फ़ायदा हो रहा है। कितने का फ़ायदा हो रहा है, 100 रुपया था, बेच कितने में रहा है, 105 रुपया में, मतलब 5 रुपया 30 पैसा का वो प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पूछा जा रहा है परसेंटेज, तो इसका परसेंटेज क्या हो जाएगा, अगर 5 रुपया 30 पैसा प्रॉफिट हो रहा है कितने में, 100 रुपये में, तो परसेंटेज क्या हो जाएगा, 5.3%। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। 38 कह रहा है कि एक जो है दुकानदार अपनी साड़ियों का मूल्य लागत मूल्य से 20% अधिक निर्धारित करता है और खरीदार को 10% बट्टा देता है। अब अगर मान लो उसका कीमत जो था, एक्चुअल प्राइस जो था, ठीक है, वो कितना था, 100 रुपया। अब इसका क्या किया, इसका मार्क प्राइस वो कर दिया 20% अधिक, यानी कि 120 रुपया। ठीक है, अब इस पर उसने 10% का डिस्काउंट दिया, मतलब 90% पर उसने बेचा। तो अब ये कितने का बेचा उसने, 108 रुपये का। मतलब एक्चुअल प्राइस था 100 रुपया, बेचा उसने 108 रुपया। तो कितने का लाभ हुआ, लाभ हुआ 8 रुपये का। तो लाभ प्रतिशत कितने का हुआ, बहुत आसान है, 8 रुपया लाभ हुआ 100 में। ठीक है, तो डायरेक्टली भी कह सकते थे 8% का लाभ। ठीक है, ये प्रॉफिट लॉस से बहुत ज़्यादा सवाल पूछा गया है, हो सकता है इस साल भी इस तरीके के सवाल पूछे जाए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं 39 नंबर सवाल। 39 नंबर सवाल कहता है कि एक व्यक्ति ने कुछ राशि उधार ली और इसे 88-20 रुपये प्रति वर्ष की 2 समान किस्तों में लौटा दिया। यदि चक्रवृद्धि ब्याज 5% वार्षिक दर हो तो उधार की गई राशि होगी। अब ये जो सवाल है, ये सवाल आपका बनता है किस चीज़ का, ये सवाल है आपका किस्त का, इंस्टॉलमेंट का। तो इंस्टॉलमेंट में कुछ चीज़ें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे अब अगर मान लो जैसे 5% रेट की अगर बात करें, तो कोई आदमी अगर 20 रुपये का उधार लेगा, ठीक है, तो 1 साल बाद उसे कितना चुकाना होगा, 21 रुपया। अगर 5% के रेट से लेगा तो कैसे, 20 गुने 5 गुने 1/100, तो ये कितना हो जाएगा, 1, मतलब 1 रुपया इंटरेस्ट चुकाना होगा। ठीक है, 21 रुपया। तो इसका एक तरीका है, मैं बताता हूँ कैसे करते हैं। अगर 1 साल में किसी को कितना चुकाना होगा, 21 रुपया। ठीक है, 1 साल में, फर्स्ट ईयर। कोई अगर 20 रुपये का उधार लेगा तो उसे 1 साल में कितना चुकाना होगा, 21 रुपया। ठीक है, चलिए अब अगर मान लो कोई अगर 400 रुपया उधार लेगा तो 2 साल में उसको चुकाना होगा 441 रुपया। कैसे, चक्रवृद्धि ब्याज की बात हो रही है। अगर कोई 400 रुपया लिया तो आपको फॉर्मूला पता है, 1 + r, रेट है 5 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, यानी कि 400 गुने 21/20 गुने 21/20, इससे ये कट जाएगा, कितना आ गया, 441 रुपया। ठीक है, तो यानी कि मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर कोई आदमी उधार लिया, ठीक है, इधर चलते हैं, अगर कोई आदमी उधार लिया 20 रुपया, अभी उधार लिया, तो फर्स्ट ईयर में उसको कितना चुकाना पड़ेगा, 21 रुपया। अगर वो रेट कितना लेता है, 5% से। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति 400 रुपया उधार लिया तो दूसरे साल उसे कितना चुकाना होगा, 441 रुपया, 2 साल के बाद। तो हम क्या करते हैं कि जो हम 1 साल में चुका रहे हैं और 2 साल में चुका रहे हैं उसका इंस्टॉलमेंट बराबर कर लेते हैं। कैसे, अब इसमें अगर हम 21 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या बन जाएगा,
ये बन जाएगा 420 और ये बन जाएगा 441। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई व्यक्ति 420 रुपया कर्ज लेता है तो 1 साल में उसे 441 रुपया चुकाना होगा। और अगर कोई व्यक्ति 400 रुपया कर्ज लेता है, ठीक है, तो अगर कोई व्यक्ति 400 रुपया कर्ज लेता है तो उसको दूसरे साल में क्या चुकाना होगा? 441 रुपया। यानी कि आपने जो भी कर्ज लिया, 420 रुपये का कर्ज लिया, तो 1 साल बाद आपको 441 रुपया चुकाना होगा, जिसमें मूल और ब्याज दोनों होगा, ठीक है। लेकिन जब आप 2 साल के लिए लेंगे तो 400 रुपया में ही आपको 441 रुपया चुकाना पड़ेगा। मतलब क्या है? जैसे कहने का मतलब ये है कि 2 साल आपने ज़्यादा समय के लिए कर्ज लिया, इसलिए आपका 400 का ही टोटल कितना बन गया? 441। लेकिन चूँकि 1 साल के लिए लिया, इसलिए 420 आपका क्या बना? 1 साल के बाद 441। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि अगर टोटल हम जोड़ दें 820, अगर 820 रुपया का कोई आदमी कर्ज लेता है तो उसको 441 रुपया इंस्टॉलमेंट में चुकाना होगा 2 साल। यानी कि कोई व्यक्ति अगर 820 रुपया का कर्ज लिया, ठीक है, तो पहला साल जो चुकाएगा 441 रुपया, वो कितने का कर्ज खत्म करेगा? 420 रुपये का, ठीक है। और दूसरा साल जो 441 रुपये चुकाएगा वो कितने का कर्ज खत्म करेगा? 400 रुपये का। यानी कि टोटल 820 रुपये का कर्ज आपका 441 प्लस 441 2 इंस्टॉलमेंट में आपने क्या किया? उसको चुका दिया, ठीक है। तो अब हम आते हैं सवाल पर। यानी कि अगर हम 820 रुपये का कर्ज लिए तो मेरा इंस्टॉलमेंट कितना बनता है? 441 रुपया। तो यहाँ कह रहा है कि 88-20 रुपया का 2 समान किस्त लौटाया, ठीक है। तो 441 रुपया मेरा इंस्टॉलमेंट बन रहा है जब मेरा कर्ज कितना था? 820 रुपया। तो 1 रुपया में कितना हो जाएगा? 820/441। तो अगर किस्त इतना चुका रहे हैं तो उतना में कितना हो जाएगा? गुने 88-20। अब इसको आप देखेंगे तो डायरेक्टली 2 गुना है, ये कितना आ जाएगा? 820 गुने 20, ये आपका आ जाएगा 004 16,400। डायरेक्टली, कोई झंझट नहीं, सीधा, ठीक है। तो इस ट्रिक को आप लोग देखिएगा, इसके कॉन्सेप्ट को देखिएगा। अगर आपको अभी भी इस सवाल में ज़्यादा कन्फ्यूज़न लगता है तो इसके लिए डेडिकेटेड वीडियो अलग से बना दिया जाएगा, जिसमें टोटल कॉन्सेप्ट समझा दिया जाएगा कि एक्चुअल में इंस्टॉलमेंट में क्या होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, ठीक है। ये बहुत ही आसान सवाल है। ये पूछ रहा है कि 5% रेट है, मूलधन दिया हुआ है, मिश्रधन इतना हो गया। तो पूछ रहा है समय, तो क्या हो जाएगा? 1852.20 बराबर क्या होता है? प्रिंसिपल गुने 1 + R/100 का पावर t। मुझे t निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा? 1852, इसको क्या करेंगे? 2 कर देंगे, नीचे 1 0 आ जाएगा, 1600 को इधर ला लेंगे, ये हो जाएगा 16,000 बराबर ये क्या हो जाएगा? इससे 20 बार में कट जाएगा, ये क्या बन जाएगा? 21/20/t। अब इसको 2 से काट लेंगे, ये हो जाएगा 8,000, ये हो जाएगा 9 26 1। यानी कि 9261 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 21 का क्यूब। और 8,000 को क्या लिख सकता हूँ? 20 का क्यूब। और ये क्या है? 21/20 का पावर t। तो t बराबर मेरा क्या आ गया? 3, मतलब 3 साल, ठीक है। तो ये बहुत ही इजी सवाल था। इसी तरीके से आपको एग्ज़ाम में भी सॉल्व करना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। अगला फिर है इंस्टॉलमेंट का। एक मेज़ को 450 रुपया नगद, या तो अगर आपको मेज़ खरीदना है तो क्या है, या तो आप 450 रुपया कैश दीजिए या 210 रुपया का उस समय डाउन पेमेंट कीजिए और उसके बाद 125 रुपये का 2 मासिक किस्त में लेकर के जाइए। तो पूछ रहा है कि इसका दर क्या होगा, ठीक है।
तो इसको कैसे निकालेंगे? सबसे पहला, अगर टोटल कीमत है 450 रुपया, ठीक है, उसमें से 210 रुपया उसने पेड कर दिया, तो बचा कितना? 240 रुपया। यानी कि इसी 240 रुपया के लिए इसने 2 मासिक किस्त दिया होगा, 125 रुपया और 125 रुपया, ठीक है। तो किस्त योजना के लिए ब्याज का दर पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले क्या होगा कि अगर मान लेते हैं लेट द इंटरेस्ट भी, इंटरेस्ट क्या है? R%, ठीक है। अगर इंटरेस्ट R% होगा तो सबसे पहला महीना में इसको क्या इंटरेस्ट लगेगा? 240 मूल तो लगेगा, ठीक है। उसके बाद 240 गुने R/100 प्लस, ठीक है। 2 महीना के लिए इस पर क्या इंटरेस्ट लगेगा? गुने 2 महीना को साल में बदलेंगे, 2/12, मतलब कितना आ गया? 240 प्लस ये कितना हो जाएगा? 6, ये 0 और ये 4, ठीक है। यानी कि आ जाएगा 4R/10, मतलब 2R/5, ठीक है। इतना आ गया, मतलब 240 रुपये का 2 महीने के बाद इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? इंटरेस्ट और ब्याज टोटल 240 प्लस 2R/5। लेकिन पहले महीने के बाद इसने कितना पेड कर दिया? 125 रुपया क्या किया? पेड कर दिया, ठीक है। तो अब जब 125 रुपया पेड कर दिया तो बाकी जो बचा वो कितना बचा? 125 प्लस 125 गुने R/100 प्लस 1/12, मतलब 1 महीना के लिए जो अब आगे इंटरेस्ट होगा वो कितना होगा? इतना होगा, मतलब 125 रुपया जो आपने पेड किया तो 125 रुपया का इंटरेस्ट ये रहा होगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? 125 जो ये आ जाएगा आपका 5R/48। कैसे आ जाएगा? ये आ जाएगा 25 चौका 100, 25 5 25 8, तो 5R/48, ठीक है। अब इन दोनों को मैं क्या करूँगा? इक्वेट कर दूँगा, क्योंकि ये भी क्या है? ठीक है, ये भी इंटरेस्ट है और ये भी क्या है? ये भी टोटल इंटरेस्ट है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? आपस में इक्वल। ये जो है ये दूसरे साल का है, पहले साल का ये ऑलरेडी चुका है, ये चुका दिया गया है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? 240 प्लस 2R/100, ये किसके बराबर हो जाएगा? 125 प्लस 5R/48 प्लस 125, मतलब इतने के बराबर ये टोटल इंटरेस्ट इतने के बराबर हो जाएगा। यहाँ से मेरा R का वैल्यू निकल जाएगा। कैसे? इसको क्या करेंगे? इधर लाएंगे, 125 125 250, ये क्या हो जाएगा? 240 माइनस 250 बराबर 5R/48 माइनस 2R/5, ये हो जाएगा -10। ये कितना बन जाएगा? इसका LCM आ जाएगा 240, ये हो जाएगा 25R माइनस 96R, ठीक है। तो ये हो जाएगा -2400 बराबर ये कितना आ जाएगा? 96 से अगर 25 घटा दें तो 71 माइनस 71R, तो R बराबर क्या आ गया? 2400/71। ये अप्रोक्स आ जाएगा 30 के बाद 33 के अराउंड आ जाएगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर मेरा क्या होगा? 33 तो इसमें आपको निकालना पड़ेगा, तो 33 पॉइंट ये भाग देना पड़ेगा 71 से 2400 में, तो शायद 0.8 आएगा, ठीक है। तो ये करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 33.8%। तो इस तरीके से आपके सवाल बनेंगे। तो कोई सवाल में आपका ज़्यादा समय लग सकता है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी शायद इंस्टॉलमेंट का ही है। एक वॉशिंग मशीन का मूल्य 12,000 रुपया है, ठीक है, जिसे कंपनी क्या करता है? 5200 रुपये का तुरंत भुगतान लेकर जो बाकी सामान है, बाकी राशि है, वो किस्त में ले लेता है, ठीक है। अगर मासिक किस्त 1400 रुपया है तो किस्त की संख्या कितनी होगी? अगर रेट 12% है, अब ध्यान दीजिएगा, रेट 12% वार्षिक है, मतलब 1% क्या होगा? मासिक होगा। ये भी चीज़ ध्यान देने लायक है। अगर रेट दिया हुआ है वार्षिक, ठीक है, तो मासिक किस्त क्या होगा?
मासिक रेट 1%, उसको 12 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो इसको कैसे बनाया जाएगा, तो अब चूँकि अगर इसको मैं उस तरीके से बनाने लगूं तो समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा, तो इसके लिए सिंपली क्या करेंगे, फार्मूला लगा लेंगे। फार्मूला क्या होता है, P इक्वल टू R इंटू R अपॉन 12, ठीक है, इंटू 1 प्लस R अपॉन 12 के पावर n अपॉन ये क्या होता है 1 प्लस R अपॉन 12 के पावर n माइनस 1, ठीक है। ये जो है P क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट है 1400 रुपया, ठीक है। ये है मासिक किस्त, इंस्टॉलमेंट। R क्या है, रिमेनिंग अमाउंट, कितना बचेगा, 12,000 में से अगर 5200 चुका होगा, दे चुका होगा, तो ये बचेगा आपका 8, ये 6, 6800, ये हो जाएगा 6800। R मेरा दिया हुआ है। R चूँकि R/12 का मतलब है अगर वार्षिक दिया हुआ है तो मासिक करने के लिए इसको ऑलरेडी 12 से क्या किया गया है, भाग दे दिया गया है। तो ये कितना हो जाएगा, ये R यहाँ पर आपको वार्षिक मासिक ही लेना है, ठीक है। तो R है मेरा 1/12 प्लस 1 प्लस 1/12 के पावर n अपॉन 1 प्लस 1/12 के पावर n माइनस 1। अब इसको क्या करना है, सोल्व कर देना है। अब इसको सोल्व करने के बाद आपका जो भी आंसर आएगा वही क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अगर मैं यहाँ बनाने लगूँ तो फिर समय ज़्यादा लग जाएगा, क्योंकि कोई सवाल ज़्यादा लेंदी होता है। ये कैलकुलेशन पार्ट है, ये आपको करना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, एक पंखा 1500 रुपये की तुरंत भुगतान तथा 440 रुपये प्रति माह 5 मासिक किस्तों में उपलब्ध है, ठीक है। यानी कि अगर किसी आदमी ने 1500 रुपया भुगतान कर दिया और 440 रुपया 3 महीने तक वो क्या करेगा, भुगतान करेगा, तो उसे टोटल कितना पे किया, अगर वो 5 मासिक किस्त में अगर दे रहा है तो ये पे करेगा 1500 जोड़ 440 गुने 5, ये कितना आ जाएगा 0, 5 चौके 20, 2 5 चौके 20 और 2 22, मतलब टोटल वो कितना पे कर रहा है अभी 3700 रुपया। तो ये पूछ रहा है कि अगर किस योजना के अंतर्गत 24% वार्षिक ब्याज दर लिया जाता है, ठीक है, तो पंखे का नकद मूल्य क्या होगा। अब ध्यान देना, यहाँ 5 समान मासिक किस्त में है और रेट हमें दिया है 24% वार्षिक, ठीक है। तो ऐसा इस तरह का सवाल जो है इसमें आपको थोड़ा सा समय ज़्यादा लग सकता है, 2 से 5 मिनट तक का, ठीक है। तो अब देखिए, अब जो इसने 3700 रुपया पे किया उसमें कुछ इंटरेस्ट होगा, तो हम मान लेते हैं लेट इंटरेस्ट कितना है, x है, ठीक है। अब अगर इंटरेस्ट x रुपया है तो यानी कि टोटल कीमत जो है उसका, ठीक है, इसको ऐसा करते हैं, x नहीं मानते हैं, इसको मैं क्या करता हूँ, इसका कीमत मैं मान लेता हूँ कितना, x रुपया, ठीक है। प्राइस ऑफ फैन, अगर प्राइस ऑफ फैन में अगर x रुपया मान लेता हूँ तो इंटरेस्ट इन्होंने टोटल कितना पेड किया, अगर x रुपया है और इन्होंने 3700 रुपया टोटल पेड किया तो इंटरेस्ट कितना पेड किया, 3700 में से x क्या करेंगे, घटा देंगे, ठीक है। अब देखो प्रिंसिपल जो होगा फर्स्ट ईयर के लिए कितना होगा, अगर 1 साल की बात करें, फर्स्ट ईयर के लिए कितना हो जाएगा, x माइनस 1500, ठीक है। क्यों 1500, क्योंकि x अगर टोटल कीमत है तो 1500 रुपया का उसने कैश भुगतान कर दिया, ठीक है। x अगर टोटल कीमत है पंखे का तो उसने 1500 रुपया कैश भुगतान करके लिया है, तो पहले साल के लिए जो इंटरेस्ट होगा, सॉरी प्रिंसिपल होगा, वो कितना होगा, x माइनस 1500। अब दूसरे साल के लिए जो होगा प्रिंसिपल वो कितना होगा, तो दूसरे साल के लिए कितना होगा, अब वो हर बार क्या कर रहा है, 440 रुपये का किस्त पे कर रहा है, तो अब इसमें से क्या होगा, 440 रुपये और कम हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही थर्ड ईयर क्या होगा, ये आपका आ गया x माइनस 1940 रुपया। अब x माइनस 1940 में से और 440 कम हो जाएगा
तो ये मेरा कितना बन जाएगा, x में से अगर 1940 में से 440 अगर जोड़ दें तो ये मेरा आ जाएगा x माइनस 2380। ठीक है। फोर्थ ईयर के लिए कितना हो जाएगा प्रिंसिपल, x माइनस 2380 या माइनस 440, तो ये हो जाएगा x माइनस 2520। ठीक है, सॉरी 2820 ये हो जाएगा। और 5वें साल के लिए ये क्या हो जाएगा प्रिंसिपल, x माइनस 2820 में से और 440 कम हो जाएगा, मतलब x माइनस 3260 हो जाएगा। 5 साल का हमें प्रिंसिपल मिल गया। ठीक है, तो 1 महीने के लिए जो प्रिंसिपल होगा ये 5 साल के लिए निकला। तो फॉर फर्स्ट मंथ क्या होगा प्रिंसिपल, ठीक है, फर्स्ट मंथ के लिए प्रिंसिपल होगा, सबको जोड़ देंगे। ठीक है, क्या क्या जोड़ेंगे, x माइनस 1940, ठीक है, x माइनस 1500, x माइनस 2380, x माइनस 2820, x माइनस 3260। तो ये आपका आ जाएगा 1500, 1934, और ये जोड़ने पर आ जाएगा 1940, 2380। ठीक है, मैं जोड़ लेता हूँ इधर। तो ये आपका आ जाएगा 5x माइनस कितना आ जाएगा 11900। ठीक है, इतना टोटल आ गया इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, PRT अपॉन 100। ठीक है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। तो मेरा इंटरेस्ट कितना है 3700 माइनस एक्स बराबर P कितना है 5x माइनस 11900, R कितना है 24 अपॉन 100, और इंटू इंटरेस्ट समय कितना है 1/12, 1 साल के। मेरा इसी इक्वेशन से क्या होगा, 1 साल का x का मान मेरा निकल जाएगा। ठीक है, ये 12 से कट जाएगा, ये 50। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 3700 माइनस एक्स बराबर, अब इसमें से 5 अगर कॉमन ले तो ये बचेगा x माइनस 5 दूना 10, 1 19, 5 दिया 15, 4 40, 8 बचे 40, ये 00 अब बटे 50, ये 10 बार में कट जाएगा। ये आ जाएगा 37,000 माइनस 10x बराबर x माइनस 23,800। ठीक है, अब मैं इसको इधर और लिखता हूँ। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा माइनस 10x माइनस x बराबर हो जाएगा माइनस 23,800 और माइनस 37,000। तो ये कितना आ जाएगा माइनस 11x बराबर 37,000, इसमें ऐड करेंगे 00, 8, 7 3 10, 3 2 5 1 6, ये शायद आ जाएगा सॉरी ये 23,800 माइनस 37,000, 2380 होगा ये, सॉरी 2380। ठीक है, 2380 माइनस 37,000, तो ये कितना आ जाएगा, ये मेरा आ जाएगा 37,000 में से 37 2 39, ये आ जाएगा माइनस 39 3 80। ठीक है, तो x बराबर क्या आ जाएगा 39 3 80 बटे 11। तो ये कितना आ जाएगा 11 3 33, 6 63, 11 बचे 55, 8 88, 11 8 88, कितना आ गया 3580 रुपये। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा 3580। ठीक है, तो कुछ सवाल ज़्यादा लेंदी हो सकता है, तो इसीलिए बोला जाता है जिसमें कम समय लगा उसमें कम समय लगाकर आप आगे बढ़िए, क्योंकि वो आपका समय इस तरीके के सवाल में ज़्यादा लगेगा। हाँ, लेकिन गारंटी है कि ये सवाल बनेगा। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर आप इस चीज़ को समझते हैं तो आपका सवाल ज़रूर बनेगा। अगर आपको फिर भी ऐसा लग रहा है कि अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो क्या करें, आप फिर से वीडियो को पीछे करें और दोबारा देखें। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे आपका लगता है इंस्टॉलमेंट पर सवाल ख़त्म हो गया है। अब आगे है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से सवाल।
पूछ रहा है कि वाई एक्सिस पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक क्या है। मतलब कोई अगर ग्राफ है, मान लीजिए ये है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो अगर वाई एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट यहाँ बना हुआ है तो इसका निर्देशांक क्या होगा, कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो इसके सामने एक्स एक्सिस का वैल्यू क्या है, 0, और वाई एक्सिस का वैल्यू जो होगा वो होगा, मतलब एक्चुअल इसका क्या होगा, 0 वाई। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल। इसको बनाने में आपको 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगने वाला। आगे बढ़ते हैं। आगे है 46 नंबर। किसी बिंदु की एक्स एक्सिस से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाती है। अगर मान लीजिए ये कोई पॉइंट है P, ये एक्सिस है एक्स एक्सिस, तो कह रहा है कि इस पॉइंट से एक्स एक्सिस पर जो दूरी होगा, ये जो डिस्टेंस टी है, इसको क्या बोलते हैं। तो ये जो दूरी होता है, ये इस एक्सिस पर कितना लंबाई तय कर रहा है इसको बताता है। तो इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट को हिंदी में बोलते हैं कोटि। ठीक है, अगर इसका इससे दूरी पूछा जाए तो ये वाला दूरी होगा, इसको बोलते हैं एब्सिसा। ठीक है, एब्सिसा, शायद हिंदी में इसको भुज बोलते हैं। तो यहाँ पूछा गया एक्स एक्सिस से दूरी, तो इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट, मतलब कोटि। करेक्ट आंसर क्या होगा, कोटि। आगे बढ़ते हैं। अगला है x = -4 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी। अब दिया हुआ है x = -4। अब इसका मुझे ग्राफ बनाना है। ठीक है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। ठीक है, अगर ये 0 होगा तो इधर कहीं -4 होगा। ठीक है, तो x का मान हमेशा -4 रहे तो ये क्या जाएगा, इस तरीके से जाएगा। तो ये क्या होगा, y एक्सिस के हमेशा पैरेलल होगा। क्या होगा, पैरेलल टू y एक्सिस। तो y एक्सिस के हमेशा ये क्या होगा, पैरेलल। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, पैरेलल टू y एक्सिस। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि बिंदु 3, 2 और -3, 2 दोनों कहाँ पर स्थित है। तो अब देखिए 3, 2 मतलब x एक्सिस 3 है, y एक्सिस 2 है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। x एक्सिस -3 है, मतलब x वाला -3 इधर आएगा, y 2 है तो y ऊपर आएगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। मेरा x एक्सिस ये है, तो क्या है, दोनों पॉइंट x एक्सिस के एक ही साइड है। x एक्सिस पर नहीं होगा, y एक्सिस पर नहीं होगा, x एक्सिस के एक और, हाँ सही है, x एक्सिस के दोनों ओर। दोनों ओर कब होता है, जब एक पॉइंट इधर होता है और एक पॉइंट इधर होता है। लेकिन क्या है, दोनों एक ही साइड है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, एक्स एक्सिस के एक और। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, बिंदु 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी क्या है। ठीक है, 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी। तो सिंपली इसमें क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, x2 - x1 अपॉन होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो सिंपली 4 - 2 का स्क्वायर जोड़ 1 - 3 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, तो ये क्या आ जाएगा, √8। √8 को क्या लिख सकते हैं, 4 × 2, 4 का स्क्वायर रूट होता है 2। करेक्ट आंसर क्या होगा, 2√2। आगे बढ़ते हैं। दो बिंदु 2, 3 और 4, 2 के बीच की दूरी। सेम सवाल, डिस्टेंस फार्मूला से क्या हो जाएगा, 4 - 2 का स्क्वायर जोड़ 2 - 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 1, कितना आ जाएगा, √5। करेक्ट आंसर क्या होगा, √5। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, बिंदु A 0, 6, B -5, 3, C त्रिभुज के शीर्ष बिंदु हैं। तो ये किस तरीके का त्रिभुज है। अब मान लीजिए ये एक ट्रायंगल है। ठीक है, ये है A, ये है B और ये है C। A का पॉइंट है 0, 6, B का है -5, 3 और C का है 3, 1। तीनों एक्सिस का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, डिस्टेंस निकाल लेंगे।
तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 0 माइनस 5 का स्क्वायर, यानी कि कितना आ जाएगा, यानी कि 5 का स्क्वायर 25 और 6 - 3 का स्क्वायर 9, तो कितना आ जाएगा, रूट अंडर 34। ठीक है, अब निकालेंगे BC का। तो BC का क्या हो जाएगा, -5 - 3 -8 का स्क्वायर 64। ठीक है, 3 - 1 2 का स्क्वायर 4, तो ये कितना आ गया, रूट 68। ठीक है, अब AC का मान निकालेंगे डिस्टेंस फार्मूला से। ये कितना हो जाएगा, 0 - 3 का स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर 9, 6 - 1 का स्क्वायर 25, ये कितना आ जाएगा, रूट अंडर 34। मतलब मेरा AB कितना आ गया, रूट 34, AC कितना आ गया, रूट 34, और BC कितना आ गया, रूट 68। तो पूछ रहा है क्या समद्विबाहु है। हाँ, दो भुजा बराबर है तो समद्विबाहु है। समबाहु है, नहीं। विषमबाहु है, नहीं। अच्छा, समकोण है कि नहीं, ये कैसे चेक करेंगे। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। अगर ये 90 डिग्री होगा तो इसका स्क्वायर जोड़ इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर, मतलब दो साइड का स्क्वायर का सम तीसरे साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ भी चेक कर लेंगे। अब जो बड़ा वाला होगा वो दोनों छोटा के सम के बराबर होगा, क्योंकि और तो कोई पॉसिबिलिटी बनती नहीं है। ठीक है, तो रूट 34 रूट 68। तो अब हम करके देखेंगे, रूट 34 का स्क्वायर जोड़ रूट 34 का स्क्वायर, क्या रूट 68 के बराबर आ रहा है। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 34 जोड़ 34 68। जी हाँ, ये रूट 68 के स्क्वायर के बराबर है। इसका मतलब क्या है, ये जो त्रिभुज है ये समकोण त्रिभुज भी है। तो इस सवाल में जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, दोनों होगा। अब पता नहीं ये स्टेट में ऐसा पूछा है, तो इस सवाल में जिन्होंने दोनों में से कोई एक टिक किया होगा उनको दोनों जो है मार्क्स मिले होंगे। हालांकि इस तरह का सवाल होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी है तो क्या कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है वृत्त के व्यास के सिरों का निर्देशांक -42 और 86 है, तो केंद्रक का निर्देशांक क्या होगा। वृत्त का व्यास है, मान लो ये है, यहाँ कोई सेंटर होगा, ये इसका डायमीटर है, व्यास है। कह रहा है कि वृत्त के व्यास का सिरा, मतलब एक जो है -42 है और एक क्या है 86 है। तो कह रहा है केंद्रक, मतलब इस सेंटर का क्या होगा, कोऑर्डिनेट निर्देशांक क्या होगा। ये भी बहुत आसान है। हमको पता है कि जब भी कोई व्यास होता है या रेडियस, तो रेडियस जो होता है उस सेंटर के बीचों बीच होता है। मतलब सेंटर से रेडियस जो है, डायमीटर जो है सेंटर से होकर के पास करती है, और सेंटर के दोनों ओर जो है लेंथ क्या होता है, सेम होता है। ये भी क्या है, रेडियस, और ये भी क्या है, रेडियस। तो सिंपली केंद्रक का निर्देशांक पूछ रहा है, मतलब इस लाइन का क्या पूछ रहा है, मिड पॉइंट पूछ रहा है। तो मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट फार्मूला लगाएंगे। मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है, x1 + x2/2 और y1 + y2/2। तो ये क्या हो जाएगा, -4 + 8/2, और दूसरा क्या हो जाएगा 2 + 6/2। तो ये क्या आ जाएगा 4/2 2, और ये कितना हो जाएगा 8/2। करेक्ट आंसर क्या होगा 2 4। ठीक है, कितना इजी सवाल है। अगर 2-4 मुश्किल सवाल को छोड़ दें तो बाकी सवाल अभी तक जितने मिले हैं काफ़ी आसान मिले हैं। आगे बढ़ते हैं।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 हम लोगों ने सोल्व कर लिया। 52 शायद 2 बार आ गया है। अब आते हैं 53 पर। कह रहा है कि त्रिभुज का केंद्रक प्रत्येक माध्यिका को किस अनुपात में विभाजित करता है। ये डायरेक्ट सवाल है। अगर ये त्रिभुज है, ठीक है, त्रिभुज का केंद्रक मतलब इसके अंदर एक सर्कल है, तो अगर इसका माध्यिका बनाया जाए तो ये जो सेंटर है इस लाइन को किस रेशियो में बांटता है, तो ये 2:1 में बांटता है। ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका डायरेक्ट आंसर लिखेंगे 2:1। अगला सवाल है कि यदि P रेखाखंड AB को K/1 में बांटती है, ठीक है, कोई रेखाखंड है AB, कोई पॉइंट है P, ये पॉइंट इसको किस रेशियो में बांटता है, K/1 में। तो P का निर्देशांक निकालना है जब A का क्या है x1 y1 और B का क्या है x2 y2। तो सिंपल है, डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। रेशियो वाला क्या होता है mx2 + nx1/m+n। तो m के जगह क्या है k है, तो kx2 + mx2 + nx1 1 × x1 क्या हो जाएगा x1/m+n k+n। एक आ गया। दूसरा my2 यानी कि क्या हो जाएगा ky2 + ny1 1 × y1 y1/k+। करेक्ट आंसर क्या होगा, ये होगा। क्या ऐसा है kx2 + kx1 नहीं होगा, kx2 - kx1 नहीं होगा, kx1 + kx2 ये भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। तो कोई सवाल ऐसा मिल सकता है जिसमें आपको करेक्ट आंसर मिलेगा, इनमें से कोई नहीं, तो इससे घबराना नहीं है, ऐसा होता है। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 55। सरल रेखा होती है, ये एक सरल रेखा है, एक विमीय, द्विविमीय, त्रिविमीय, विमाहीन। मतलब क्या ये डायमेंशन लेस होता है, नहीं। दो विमा है, 2 डायमेंशन है, नहीं। 3 है, नहीं। एक है सिर्फ। एक लाइन क्या है, उसका एक ही डायमेंशन होता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एक विमीय। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56। कह रहा है यूक्लिड के ग्रंथ द एलिमेंट्स में कुल कितने साध्य हैं। मतलब ये पूछ रहा है कुल कितने चैप्टर हैं। तो इसमें अगर आपको याद है तो ठीक है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। इसमें टोटल 13 चैप्टर होते हैं। आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी क्या दर्शाता है। मतलब ए बी के ऊपर एरो लगा है, तो ये क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है ए बी लाइन को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58। x > 90 डिग्री का अर्थ क्या है। ग्रेटर और इक्वल टू, इसका मतलब है x का मान 90 डिग्री से अधिक या उसके बराबर है। सही बात है, x का मान 90 से कम नहीं होगा, x = 90 सिर्फ नहीं होगा। क्या होगा, x का मान या तो 90 से ज़्यादा है या 90 के बराबर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पूरक कोणों का योग क्या होता है। पूरक मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, x1 + x2। अगर दो एंगल आपस में दोनों का सम कितना हो 90 डिग्री का, तो वो एंगल क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो इसमें से किसका है 160 20 180 नहीं होगा, 70 20 90 हो जाएगा, 120 60 180 नहीं होगा, 90 90 100 नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। आकृति में x का मान क्या है। देखिए ये एंगल अगर 2x है तो ये भी क्या होगा 2x होगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल, दोनों क्या होते हैं आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। तो अब पूछ रहा है x का मान। ये एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, ये है 2x, ये है 2x, ये है 2x। तो स्ट्रेट लाइन में सारे एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा 6x = 180 डिग्री। तो x = क्या आ जाएगा 30 डिग्री। तो करेक्ट आंसर क्या होगा 30 डिग्री, ठीक है।
तो आज के लेसन में बस इतना ही रहने देते हैं, अप टू 60 क्वेश्चन। मतलब आज के इस सीरीज में हम लोगों ने देखा क्वेश्चन नंबर 31 से क्वेश्चन नंबर 60 तक, और इसमें आपने पिछले वीडियो के अपेक्षा इसमें आपने कुछ सवाल मुश्किल देखे होंगे। तो मुश्किल सवाल देख करके घबराना नहीं है। वैसा कंपटीशन नहीं होता जिसमें सारे सवाल ही आसान दे दिए जाएं, उसमें से कुछ सवाल ज़रूर मुश्किल होते हैं। तो आपको उसको भी धैर्य के साथ सॉल्व करना है। अगर आपको उसमें अभी भी दिक्कत है तो आप उसको पढ़िए और उसको स्ट्रॉन्ग कीजिए। बाकी सवाल आप देख रहे हैं ज़्यादातर काफ़ी इजी सवाल है, इन सवालों में आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। ऐसा आप इतना प्रैक्टिस कर लीजिए कि आपको इस तरह के सवालों में कहीं पर मिस्टेक्स ना हो, तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।